नमस्कार दोस्तों। आज हम आपकी मुलाकात कराते हैं एक ऐसी शख्सियत से जो जमीन से उठ करके आसमान की ऊंचाइयों पर यानी देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचा है। वह शख्स जो संविधान को समझता है, वह शख्स जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को समझता है, जो शख्स पंडित जवाहरलाल नेहरू को समझता है, जो शख्स समझता है महात्मा गांधी के आइडिया ऑफ इंडिया, जो समझता है कि नेहरू ने जो भारत बनाया उस भारत के कारण ही आज देश में दबे कुचले पीड़ित अल्पसंख्यक और तमाम समुदायों को बराबरी का लाभ ही नहीं मिला, ऊंचाइयां मिली। जी हां, उस शख्स का नाम है करमवीर बौद्ध। भगवान बुद्ध के नाम से बौद्ध आया। और बौद्ध क्यों आया नाम के साथ? क्योंकि वो एक दलित समुदाय से आता है, उस समुदाय से जिसे सदियों सदियों मनवादियों ने प्रताड़ित किया, उठने नहीं दिया। पानी के लिए तरसते हुए मर गए, लेकिन पानी बहा दिया मूर्तियों पर, उसे पीने को नहीं दिया। उसने उसे भूखे मर जाने दिया, लेकिन उसके छुई हुई थाली के कारण उस थाली को कूड़े में फेंक दिया। उस समुदाय से जिसने उस कूड़े से निकाल के यदि खा लिया तो उसको पीट पीट कर मार डाला। जी हां, उस समुदाय के व्यक्ति को सरकार में भी नौकरी मिली। क्यों? क्योंकि वह संविधान सभा जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाई थी, जिसमें प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उन्होंने बनाया, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक ऐसा संविधान बनाया जिसमें आइडिया ऑफ इंडिया था। जी हां, वही आइडिया ऑफ इंडिया जो कांग्रेस की नब्ज है, कांग्रेस का खून है। और वो हमारे साथ करमवीर बौद्ध है, जो राज्यसभा के सदस्य बने हैं। और कैसे बने हैं, क्या है, परिवार का क्या बैकग्राउंड है, कहां से आते हैं, उन सारी बातों पे आज बात करूंगा। तो करमवीर जी नमस्कार। सबसे पहले कि आपने नौकरी कब करी और कहां करी, कैसे करी? देखिए, सबसे पहले तो मैं उस महान इंसान को जो है नमन करता हूँ, जिसको दुनिया का रास्ता दिखाया, तथागत गौतम बुद्ध और बोधिसत्व बाबा साहब, और वो तमाम महापुरुष जिन्होंने समता, समानता, बंधुता, करुणा पर आधारित इस देश में विचारधारा फैलाई। मैं उनको सत सत नमन करता हूँ। और साथ के साथ साथियों, आज हमारे आदरणीय साथी शुक्ला जी, मेरे को बोलने की आवश्यकता नहीं है, और मैं साधुवाद करता हूं इनको कि इन्होंने जो एक ब्राह्मण होते हुए, एक अपने आप को तथाकथित उच्च कुल के मानते हुए, लेकिन एक इतनी बड़ी बात कह दी जो आज तक दलित, पिछड़े, आदिवासी इस देश के बाबा साहब के विचारों को लेकर घर घर जाकर अपने उस मान सम्मान को प्राप्त करने के लिए लड़ाई लड़े थे। लेकिन वो पीड़ा आज मेरे साथी, मेरे बड़े भाई शुक्ला जी के मुंह से निकला, तो मैं साधुवाद करता हूँ शुक्ला जी आपको रियली, कि आपने एक ब्राह्मण होते हुए और आज इतनी बड़ी बातें कही हैं, मेरे घर में आकर कही है। मैं कहता हूं कि मेरा सारा इंटरव्यू आपने पूरा कर दिया। अगर ये विचारधारा देश में होती तो आज देश जो तथाकथित करते सोने की चिड़िया, ये सोने की चिड़िया होती, और जाति और टुकड़ों में धर्म के नाम पर लड़ते रहे, और जो है ना वो लड़ाई नहीं होती, तो आज हम देश के साथ मुकाबला करते, देश के अग्रणी देशों में होते। तो इसलिए बहुत बहुत साधुवाद, और मैं धन्यवाद करता हूँ ऐसे ऐसे जो देश में हमारे टीवी की, सोशल मीडिया के माध्यम से सुन रहे हैं, और हमारे साथी की जो बातें उठाई हैं। मैं कहता हूँ, मैंने इनको घर जाकर भी देखा है, इनके दिल में तड़प है, और ऐसे इस प्रकार के लोग जो हैं वो आगे आए और हम मिलकर एक प्लेटफॉर्म बढ़ाएंगे और दुनिया को भारत के नक्शे पर दुनिया के नक्शे पर लेकर आएंगे, और यही विचारधारा के लेकर आ सकते। करमवीर जी, शुरुआत वहीं से कि आपने चूंकि पहले सरकारी सेवा में थे, तो सरकारी सेवा में कैसे आए, कहाँ पढ़ाई की, क्या आपका बैकग्राउंड है, पहले उसका परिचय आप खुद दें। शुक्ला जी, मैं एक बहुत ही गांव के ग्रामीण पृष्ठभूमि से था। फादर साहब
जब हम पैदा हुए तो फौज की नौकरी थी, जो सुभाष चंद्र बोस की जो ना फौज थी, उसमें फ्रीडम फाइटर वहाँ हुआ, लेकिन किन्हीं कारणों से वो बीच में जब सारे लोग आ गए थे, तो वहाँ हुआ था। घर में कोई बहुत बड़ा साधन नहीं था, मजदूरी करते थे, और मजदूरी करते करते हम 4 भाई और 2 बहन थे। तो प्रयास था, संघर्ष था, और मैंने गांव में पढ़ाई की। पढ़ाई करके जो है ना फिर पढ़ाई की तो क्या सरकारी स्कूल में करी? बिल्कुल सरकारी स्कूल में की, इसमें कोई दो राय, लेकिन एक सरकारी स्कूल की एक बड़ी घटना है। मैं क्लास का मॉनिटर था, और मॉनिटर होते हुए भी मुझे जो मेरे गांव में, हालांकि मुझे गांव के लोग बहुत आदर से बुला रहे हैं, उस गांव में बड़ा छुआछूत था और मटका अलग होता था, और पानी हम उस सार्वजनिक मटके पर नहीं पी सकते थे, या तब तक हमें कोई पिलाने वाला नहीं आता था, तब तक हम पानी नहीं पी सकते थे। इस प्रकार के स्कूलिंग हुई, उसी में से निकल के आगे गए, फिर जो है ना मैट्रिक की, फिर ग्रेजुएशन की, और फिर नौकरी में आए। तो हरियाणा सरकार में किस पोस्ट पे ज्वाइन किया था? नहीं, उस टाइम में हमने जो ना वो एसएससी के थ्रू एक कंपटीशन का एग्जाम था, उसमें ज्वाइन किया, और लास्ट में सचिवालय में नौकरी मिली। सचिवालय में अलग अलग विभागों में काम किया, जैसे मैंने होम में किया, इंडस्ट्रीज में किया, एजुकेशन में किया, आईटीआई में किया, हम डिले चेकिंग सीएम काम किया, और मैं कई साल जो है मैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर भी रहा, जो प्रशासनिक अधिकारी है। तो तमाम इस तरह के जो सचिवालय में रहने के बाद मैंने काफी काम किया, और नौकरी के साथ साथ हम हर शनिवार इतवार को, मैं, मेरी बीबी और जो है ना और साथी, हमने एक संगठन बनाया था, उसके माध्यम से गांव गांव जाकर लोगों को पढ़ने का जो है ना मैं लोगों को मैसेज दिया, और जो है ना हम अपनी तनख्वाह से खर्च करते थे, और हर शनिवार इतवार को हम सलम एरिया में अपनी मीटिंगें कर करके लोगों को एजुकेशन की तरफ जागृत करते थे। अब थोड़ा सा परिवार का बैकग्राउंड बताएंगे कि आपके पत्नी जो है वो जब आपकी शादी हुई, आपके बच्चे हुए, कैसे क्या संघर्ष फेस करते हो, चूंकि आपकी पत्नी भी सरकारी सेवा में है, तो ऐसी स्थिति में क्या क्या आपको हासिल हुआ? नहीं, पत्नी जो है वो भी, मैं उनके फादर साहब जो थे फौज में थे, और आए, मैं जब बेरोजगार था, उन्होंने मेरा घर बार देखा और मेरा जो व्यवहार देखा। जबकि मैं तो शादी के लायक था, लेकिन मिसिज बिल्कुल उस टाइम मुश्किल से 17-18 साल की हुई थी, और जो है ना फादर इन लॉ देखा कि मैं नहीं जा रहा बाहर, और वो उसी टाइम फाइनल करके चले गए। उस टाइम देखने देखने दुखने की जो है प्रथा नहीं होती थी, और जो पेरेंट्स ने कर दिया वही था। उन्होंने यस किया, और यस करने के बाद हमने कभी भी नहीं पूछा कैसी है, क्या है, और वो शादी आज बहुत बढ़िया है। उसके बाद वो 8वीं पास थी, 8वीं पास थी। मैं हमने 9th करा, 10th करा, फिर आगे पढ़ाया, और पढ़ाकर जो गांव में केवल 2 ही लड़कियां थी, एक मेरी वाइफ थी, एक लड़की और थी। गांव में पढ़ाने की प्रथा ही नहीं थी, इवन गांव के जो इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ कि पत्नी को जो कैसे पढ़ाया, क्या किया, क्योंकि एक तो दलित समुदाय, ऊपर से ये गांव की तमाम प्रथाएं, ऐसी स्थिति में कैसे, किस संघर्ष? नहीं, फादर साहब मेरे जो फौजी आदमी थे, हालांकि पेंशन वगैरह उस टाइम नहीं मिलती थी, फिर भी चाहे वो मजदूरी करते थे या खेत में सीढ़ी रहते थे, उसके बावजूद भी वो पढ़ाई की तरफ बड़े सजग थे, क्योंकि वो बाबा साहब की जब भी कोई बात आती थी, प्रोग्राम होते थे, वहां जाते थे, तो उस अभियान से जुड़े हुए थे, तो वो पढ़ाई की तरफ बड़ा ध्यान देते थे कि पढ़ना है। तो जैसे हम शादी करा के आए, कहने लगे नहीं, बहू को जो है एडमिशन कराओ, और जो है उसको पढ़ाओ। हमने फिर उसको 9th करवाया, फिर आगे पढ़ाई करवाई, फिर वो सर्विस में आए। चलिए, और बच्चे क्या है, कैसे, थोड़ा बैकग्राउंड? हाँ, ये अच्छा है, बच्चे मेरे 4 थे, और जिसमें से एक बेटा है, 3 बेटी। एक बेटी किसी कारण से चली गई, वो एक्सपायर होगी, और जो आईबी ऑफिसर थी, और दोनों बच्चे जेएनयू के प्रोडक्ट। बेटा है पीएचडी है, और प्रोफेसर भी है आज, और जो ना अपनी और भी तैयारी कर रहा है। और एक बेटी मेरी डिस्ट्रिक्ट में लगी हुई, एक बेटी मेरी डॉक्टर जो आज आई है मेरे शपथ समारोह के लिए, वो जो ना लंदन में है, डॉक्टर है, अपना प्रैक्टिस करती है। बच्चे बहुत ही अच्छे हैं, कभी बच्चों ने तंग नहीं किया, बच्चों ने आज के जमाने में डिमांड नहीं की, और बच्चों ने जो अपना खर्च लेते थे, अपना पैसा लेते, उसमें बचा कर अदर बच्चों को भी, दूसरे बच्चों को मदद करते थे, और बहुत बच्चों को वो घर में भी लेके आते थे। कई कई बार बेटी के साथ लड़कियां यहाँ कई कई दिन, जो 10-10, 15-15 दिन रुकती थी। अच्छा, अब मैं यहाँ पर आता हूँ कि इस जगह जो सबसे बड़ी चीज, आज अब आप कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य चुने जा चुके हैं, शपथ लेनी है आपको।
सबसे बड़ी चीज है कि कांग्रेस के बारे में ये कहा जाता है कि कांग्रेस में जो टिकट दी जाती है, पता नहीं गांधी परिवार या कांग्रेस के हाई कमान या उनको पैसा रुपया दे करके टिकट दी जाती है, क्या होता है इसके बारे में बताएं आप। क्या आपने कितना रुपया दिया था? मैं एक बहुत बड़ी नौकरी में नहीं था, अपना गुजारे लायक एक नौकरी है, और उस नौकरी में से भी मेरी बीवी और मेरा, हम ज्यादातर बच्चों को या गांव में जो है ना फ्री में किताबें बांटी है। हमने बहुत किताबें बाबा साहब का, बुद्ध का लिटरेचर बांटा है, और इस शरीर में कोई भी बैल नहीं है, और जो तनख्वाह मिलती है उस तनख्वाह में बहुत पैसा नहीं जुड़ता, बच्चों को गुजारे लायक ठीक है, मेरी पेंशन भी है। और जहां तक बात आपने कही कि कांग्रेस पार्टी, मैं तो रिटायरमेंट के बाद कांग्रेस पार्टी में जुड़ा। भले उससे पहले मैं कांग्रेस के जैसे प्रोग्राम हुड्डा साहब थे या सरकारें थे उनकी प्रोग्राम सोशल मूवमेंट में मैं कराता रहा, और जो है ना बीजेपी के साथ मेरी विचारधारा नहीं मिली। हालांकि बीजेपी के लोग मुझे बहुत बार बार ऑफर भी करते थे, लेकिन मेरी विचारधारा कभी नहीं मिली। वहां भी जो है ना, चाहे उनके मुख्यमंत्री या और मंत्री मुझे सभी जानते हैं, लेकिन नहीं, जहां तक जो बात आपने कही है, मुझे लगता कि कोसों कोसों कोई बात नजदीक हो, या मुझे तो पता नहीं चला किस टाइम टिकट फाइनल की, किस टाइम राज्यसभा के लिए मुझे नॉमिनेट किया, या मुझे बहुत भाग दौड़ करनी पड़ी। नहीं, बिल्कुल भाग दौड़ नहीं, मेरी ड्यूटी जो लगती थी उसमें मैं ईमानदारी से काम करता। लेकिन एक बात, राहुल गांधी जी का एक हमने पीछे पंचकुला में एक प्रोग्राम कराया था लोकसभा से पहले, उस टाइम कुछ बातें बड़ी नजदीकी से देखी, और जो इंसान में देखी, जो हमारे महापुरुषों में जो सोच थी, जैसे गुरु रविदास जी ने कहा, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन, छोड़ बर सब सम बसे रहदास रहे प्रसन्न। यानी इस प्रकार की कल्पना हमारे महापुरुषों ने की, समता समाता बंधुता की। वो बात राहुल गांधी जी के विचारों में मैंने लोकसभा के इलेक्शन से पहले देखी। उसके बाद हमारी एक 23 फरवरी को एक मीटिंग होती है दिल्ली के इंदिरा गांधी भवन। उस टाइम तो हम राउंड में थे, बहुत नजदीकी से मैंने राहुल गांधी जी को देखा, और उस टाइम देखा ये इंसान नहीं है, ये बहुत बड़ा समाज सुधारक, जो इतनी बड़ी पार्टी का, जो मनुवादी पार्टी कहते, कुछ कहते थे लोग, और जो बातें मैंने उनसे सुनी, अरे वो बातें तो मैं कहता हूं कि हमारे महापुरुष भी कहीं ना कहीं समाज के दबाव में डर जाते होंगे। और वो इतने बड़े पार्टी का नेता चाहता है इस देश में सब बराबर बसे, सबके साथ, किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो। और खासकर सदियों से, जो जैसे कि आपने भी कहा ब्राह्मण होते हुए कि भी इन लोगों के साथ सदियों से न्याय होता रहा, उन्होंने कहा कि ये जो अन्याय है जब तक ये दूर नहीं होता तब तक मैं जो ना, मैं आराम से नहीं बैठूंगा। तब मैंने प्रण किया था, उसी दिन प्रण किया था। राहुल जी के बारे में तमाम सारी बातें कही जाती हैं, तमाम सोशल मीडिया से लेके तमाम जगह करा जाता है कि राहुल गांधी ऐसे हैं, राहुल गांधी वैसे। आप तो राहुल गांधी से मिले होंगे, क्या लगा आपको? राहुल गांधी कैसे व्यक्ति हैं, क्या है? एक बहुत बड़े समाज सुधारक हैं, और उनके मुकाबले में मैं कहता हूं जो हमारे महापुरुष, पैसा कितना लिया ये बता दीजिए। पहले तो आप सुनिए कि उनकी जो आइडियोलॉजी है, जो इस देश के अंदर चाहते हैं, वो किसी को भी, जिस प्रकार से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने इतना प्रताड़ित सहन करना पड़ा, इतना अन्याय सहन करना पड़ा, और जब संविधान लिखते वक्त वहां कहीं भी उस बात की बू नहीं आती कि किसी के साथ पक्षपात किया जाए। राहुल गांधी जी उससे ऊंची सोच कर रहे हैं, तो उस सोच को जो ना बात है, वो केवल जब उन्होंने यात्रा निकाली, उस यात्रा में जिन लोगों से मिले, और आज उनका जहां जहां गरीब लोग मिलते हैं, या जहां भी जाते हैं, कहीं खेत में जाते हैं, कहीं पेंटिंग में जाते हैं, कहीं रिक्शा वाले के पास जाते हैं, कहीं मोची के पास जाते हैं, उसको तो बीजेपी कहती है कि रील बनवाते हैं। रील तुम भी बनवा ले, ये बीजेपी वाले भी रील बनवा ले, वो बनवाए, इसका मुकाबला उसके उस पर नरेंद्र मोदी नाच नहीं रहे थे? हाँ, तो ये रील नाचना और जो ना हमारे भी गुरु जी के पैर पकड़ते हैं, 5 स्वीपरों के पैर पकड़ते हैं, पैर धोते हैं, उनसे कोई भला होने वाला क्या? इनसे नाचने गाने से उससे कुछ नहीं होने वाला, ये सब दिखावा है। राहुल गांधी के मुकाबले में इन लोगों ने हजारों करोड़ रुपया उनकी जो है मार्केटिंग कर, रुपया की बात आ गई, बताइए। हजारों करोड़ रुपया जो इन लोगों ने उसके एडवर्टाइजमेंट पर लगा के उसको बदनाम करने का काम करा। मैं वही कह रहा हूँ, राहुल गांधी को रुपया कितने दिए? किसने? आपने टिकट के लिए? नहीं, मेरे से तो, पहली बात तो मेरे पास रुपया नहीं है, लेकिन मेरे से तो किसी भी थर्ड आदमी ने, चौथे आदमी ने, पांचवें आदमी ने, राहुल गांधी जी की तो बात ही छोड़ दी, कहीं से कुछ बात भी नहीं है कि मुझे मिठाई खिला दो। अगर मिठाई की बात आई तो डब्बा लेके आके मिले।
मेरे घर में आए तो डब्बा लेके मिले। मैंने फॉर्म नामांकन भरा, पैसे निकाले थे मैंने नामांकन के लिए बैंक से, लेकिन वो नीचे रह गई। जब तो गया जब तो मेरे पैसे दे दिए, मेरे लड्डू के, मिठाई के, गुलदस्तों के, किराए भाड़े का। तो मुझे कह रहा हूँ चवनी, नहीं नहीं, कांग्रेस के जो साथी, मेरे जो साथी हैं, तो मैं एक तो मिठाई मत लेके आना, एक गुलदस्ता मत लेके आना, क्योंकि मिठाई मैंने बनवाई है, बहुत महंगी नहीं बनवाई, आम देसी लड्डू, क्योंकि बहुत पैसा लगा है। नहीं नहीं, वो लड्डू में लड्डू घर में है, गुलदस्ते आप जैसे कुछ लोग ले आते हैं, मैं क्यों बेकार पैसे लगाओ। या कोई गांव के लोग आते हैं तो उनको बोलता हूँ भाई मेरे से वीडियो पे कॉल कर लो, आप क्यों भागोगे। मैं वही राहुल गांधी को अपने घर के बनाए लड्डू खिलाए कि नहीं? यस बिल्कुल खाए। लोग तो कहते हैं वो दलितों के यहाँ का खाते नहीं, दिखावा करते हैं, अपना खाना लेके जाते हैं। ये तुम के, मैं कहता हूँ कि नजदीक भी नहीं है बात, नजदीक भी नहीं उस इंसान को, कि भी जो तुम दिखावा करते हो उसको दिखावा नहीं है बातें। वो राजा का बेटा जरूर है, लेकिन वो राजा नहीं है, वो आम आदमी है। और वो जो उसकी करनी और कथनी में फर्क नहीं है। आप जो इसको जो ना कुछ कुछ बोलते हो, पप्पू बोलते हो, कुछ बोलते हो, ये आने वाले समय में आप जल्दी जल्दी जो इनके कारनामे पूरे हो चुके हैं, इनके जो ना जितने भी ये दिखावे हैं वो लोग समझ चुके हैं। आपने देखा होगा कि मेरे इलेक्शन में क्या हुआ, मेरे इलेक्शन में दो सीटें थी हरियाणा राज्यसभा की, एक बीजेपी को जानी थी, एक कांग्रेस को आनी थी। हमने जब भी कोई राज्यसभा की सीटें करी, तो जब उनके 31 थे तो कांग्रेस पार्टी ने इंडिपेंडेंट वैसे बढ़ा दिए थे बगैर निर्विरोध, और इन्होंने तीसरा आदमी ले आके धन बल से खरीदने की कोशिश की और खरीदे गए, और लोगों की एमएलए की क्रॉस वोटिंग करवाई, उनको धन बल और ईडी और सीबीआई का लालच देकर। अब मैं तो आप इसको इसको क्या क्या मान रहे हो, डेमोक्रेसी की हत्या है ये, आने वाले समय में सही नहीं है। चलिए अब मैं आता हूँ कि आज आप राज्यसभा सदस्य हैं और ऐसी स्थिति में अब आपको एक मंच मिल गया है जहां से आप कुछ कर सके। राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि मुझे दलितों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को और आदिवासियों को, इनको बराबर लाके खड़ा करना है, किसी से नीचे नहीं रखना है। तो इसमें आप क्या योगदान देंगे? क्योंकि राहुल गांधी बार बार संविधान सम्मान सम्मेलन करते हैं। संविधान सभा जब बनी तो वो दिसंबर जो है 1946 में, उस समय जो स्थिति थी, चूंकि देश बंटने की स्थिति में आ गया, डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने सदस्य जयकर का इस्तीफा कराया और डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा में लेके आए। बिल्कुल सही बात है। और पंडित नेहरू ने जो पहला भाषण दिया था जब डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, जब बनी थी, तो उन्होंने कहा था कि मैं वंचित समाज को बराबरी पर लाने के लिए एक व्यवस्था करना चाहता हूं। तो जब डॉक्टर अंबेडकर को लेके आए और उन्होंने उसका जब चेयरमैन बनाया उन्हें ड्राफ्टिंग कमेटी का, तो उसके बाद से यह आरोप लगे कि डॉक्टर अंबेडकर ने पक्षपात किया है। आप इसको कैसे देखते हैं? किस बारे में पक्षपात किया? कि उन्होंने एक जो दलित समुदाय और दूसरे समुदाय को तो लाभ दे दिया, लेकिन बाकी को दबा दिया। आप इतने विद्वान पत्रकार हो, या कोई भी साथी ये कहे कि संविधान में किसी के साथ पक्षपात है, ये तो बिल्कुल निराधार है। भारत जैसा संविधान, आरएसएस ने संविधान की प्रतियां जलाई थी, नेहरू और अंबेडकर की प्रतियां जलाई थी रामलीला मैदान में। तो मनु का जो संविधान है उसके अनुसार देश को चलाना चाहते हैं। भेदभाव इसमें जो ना जाति के आधार पर जो ना आकलन होता है, ज्ञान के आधार पर आकलन कहाँ होता है, विद्वता के आधार पर कहाँ आकलन होता है। भारत का संविधान विद्वता पर जो ना समाधान करता है, बराबरी का करता है। महिलाओं की क्या दशा थी अगर बाबा साहब संविधान में महिलाओं को जो ना हिंदू कोड बिल नहीं लेके आते या उनको अधिकार देते तो आज दशा क्या होती, वो बताए ना। क्या उस प्रकार का वो मनु का संविधान चाहते हैं जो भेदभाव का हो, कि मैं जो ना बोलने पर कान में शीशा डाल दो, जीभ काट लो, ये जो ना उस प्रकार का संविधान चाहते हैं? वो तो चाहते हैं ना भेदभाव हो। और आज क्या हो रहा है, आज जातियों में लड़ाया जा रहा है। विकास की बात, कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट देश में आया, आज बेरोजगारी इतनी है, महंगाई इतनी हो चुकी है, स्कूल लाखों लाखों गवर्नमेंट के स्कूल बंद कर दिए हैं, प्राइवेट हॉस्पिटलों को ये बहुत मोटा पैसा दे रहे हैं, सरकारी हॉस्पिटलों सुधार नहीं कर रहे हैं। तो भारत जैसा संविधान तो किसी देश का भी संविधान नहीं है। ऐसे संविधान तो मैं कहता हूं कि दुनिया में कहीं भी नहीं है। तो राहुल गांधी जब ये कहते हैं कि संविधान सम्मान सम्मेलन और वो, तो वो हक देने की बात करते हैं। आप चलिए राज्यसभा सदस्य हो गए,
अब आप बताइए, आप राहुल गांधी के उस मिशन को कैसे पूरा करेंगे बराबरी के लिए, सबको लाने के लिए और सबको हक दिलाने के लिए? क्योंकि हमने एक चीज देखी है, अभी आप ही के चुनाव में देखी कि उसमें क्रॉस वोटिंग करने वाले जो लोग थे उनमें अल्पसंख्यक थे, उसमें दलित थे, उसमें पिछड़े थे। कहने के लिए शुक्ला जी बहुत अच्छी बातें लगती सुनने को, और ये नहीं कि भी वो दलित थे इसलिए वो बेचारे गरीब थे, वो मजबूत, अगर मजबूत होते इनकी व्यवस्था में, मैं तो शायद ये हालात नहीं होते। लेकिन एक बात बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको कहना चाहता हूँ राहुल गांधी जी के बारे में, कि राहुल गांधी जी का मुकाबला ये कितना ही जोर लगा ले, कितना ही जो ना ईडी सीबीआई ये इतने केस उनके ऊपर करे हैं रोकने के लिए, ये रुकने वाले लोग नहीं है। और जहां तक आप ये देखिए कि बोलते नहीं है, ये तो मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारा का नाम लेके जाति के नाम से लोगों को रोज भड़काते हैं। राहुल गांधी जी केवल बोलते नहीं है, अपनी पार्टी के अंदर मैं कहता हूँ बहुत बड़ा परिवर्तन किया। मेरे जैसे आदमी, आम आदमी, एक दलित का बेटा, गरीब का बेटे को इतनी बड़ी ऊंचाई पर पहुंचाया। उन्होंने अपने पार्टी संगठन में 7 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष बनाए, और हर पार्टी में जिला जो प्रदेश की संगठन है उसमें बिल्कुल शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड क्लास, माइनॉरिटी के लोगों को प्रतिनिधित्व देने की बात कही है। और दूसरा, उसने कहा जो काम करेगा वो आगे जाएगा। और मैं तो चाहता हूं इस देश की बागडोर, इस देश का हैंडल ऐसे लोगों के हाथों में हो जो समता, समानता और बंधुता के ऊपर आधारित हो, जो सबके साथ समान व्यवहार हो, वो आगे आए और वो काम करके दिखाए, और जो है ना हम उसको पार्टी में इज्जत देंगे। उनका क्या मुकाबला करेंगे? ये एक मुर्मू जी को राष्ट्रपति लेके आएगा, आदिवासी को चलो लेके आए, क्या बड़ा काम किया राष्ट्रपति? एक स्टैंप, रबर स्टैंप, एक रबर स्टैंप ला दिया। अब ये भाई राज्यसभा का मेंबर बनाया है। राहुल गांधी जी ने बिल्कुल क्लियर कहा अपने समाज के हितों की बात करोगे, आप राज्यसभा में जाके वहां चुप नहीं बैठोगे। इनका कोई भी एक आदमी बोल के दिखा दे। अभी हमारी 2 दिन पहले राहुल गांधी जी ने मीटिंग ली है कि मुझे वहां काम करने वाले आदमी चाहिए, मुझे चमचागिरी करने वाले आदमी नहीं चाहिए। उन्हें एक उदाहरण दिया था बड़ा कॉन्फिडेंस कि ऐसे ऐसे रबर स्टैंप इन लोग लेके आते हैं कि मैं जो बोल नहीं पाते। जो बीजेपी के जो मंत्री, मैं आपके इस माध्यम से चैलेंज करना चाहता हूं कि वो हमारे किसी दलित आदमियों को लेकर जाए मुख्यमंत्री के पास। मुख्यमंत्री भी दलित है, और मुख्य जो दलित मंत्री वो लेके जाए, और जो बेसिक चीजें हैं वो कोई भी डिमांड आज बताए कि दलित तो पिछड़े आदिवासियों के लिए हमने ये काम किया। केवल समाज को लड़ाने का काम कर रहे हैं शुक्ला जी, और देने का काम नहीं है। ये बात राहुल गांधी जी के पास नहीं है। चलिए, बहुत अच्छी बात कही करमवीर जी ने, और कि दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, आदिवासियों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए राहुल गांधी सिर्फ कहते नहीं, करते हैं। वो दिखाते नहीं है, करके दिखाते हैं। और जो बात कही कि बगैर किसी पैसे के सोच भी नहीं सकते, उतने पैसे हैं भी नहीं जैसे आरोप लगाए जाते हैं, तो इससे आप समझ सकते हैं राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस के बारे में सिर्फ भ्रम फैलाए गए, और ये भ्रम फैलाने वाले कौन है आप सब जानते हैं। बहरहाल ये लड़ाई लंबी है, क्योंकि न्याय की लड़ाई है, और राहुल गांधी जो कहते हैं, अब देखना होगा कि करमवीर बौद्ध उस न्याय की लड़ाई में कहां तक कितना खड़े होते हैं राहुल गांधी के सिपाही बनके। और बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनके आदर्शों को वो कहां तक ले जाते हैं और सबको बराबरी का हक देते हैं। क्योंकि जिन स्कूलों में ये पढ़े, जहां से आगे बढ़े, जहां से बच्चे पढ़े लिखे, वो सब नेहरू का बनाया हुआ था, कांग्रेस का बनाया हुआ था। और जिस शहर में वो रहते हैं, चंडीगढ़, वह भी नेहरू का बनाया हुआ। तो जो कुछ मिला वो संविधान के बूते मिला। तो वो संविधान को बचाने के लिए कहां तक लड़ेंगे, यह आने वाला वक्त बताएगा। जय।